शिशुनाग वंश में से ये दूसरा शासक था ना, कालाशोक शिशुनाग का ये दूसरा शासक थे, जो 394 से 366 ईस्वी ईसा पूर्व तक चले थे ना। शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात मगध के गद्दी पर कौन बैठा? कालाशोक। शिशुनाग के मृत्यु के बाद मगध के गद्दी पर कौन बैठ गया? कालाशोक। कालाशोक का अर्थ होता है दुखों का नाश करने वाला। कालाशोक का अर्थ क्या होता है? दुखों का नाश करने वाला। इसने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्रा को पुनः अपना राजधानी बनाई। और जबकि शिशुनाग जो आए थे, कौन? शिशुनाग जो आए, ये बताइए, शिशुनाग ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? वैशाली को। शिशुनाग ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? वैशाली को। जबकि कालाशोक ने आया तो वैशाली के स्थान पर राजधानी कहाँ लेके चला गया? पाटलिपुत्रा राजधानी। अब राजा भाई कुछ भी कर सकता है, अपना राजधानी चेंज करे, इसको मन करे दारू पी के सो जाए, इसका मन करे दारू पी के किसी पर अत्याचार करे, राजा हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। राजा के जो मन में आता था उससे करता था। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। कालाशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति? पहली बौद्ध संगीति याद कीजिए, अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था ना। अजातशत्रु के शासन काल में पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था बताइए? राजगिरी। कहाँ हुआ था? और कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 400। और बताइए कि पहला बौद्ध संगीति जब हो रहा था उस समय के अध्यक्षता कौन थे? महाकश्यप। कौन थे? और द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ? कालाशोक। किसके समय? कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था? आप लोग याद है कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति बिहार में वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व। और कौन सा स्थान है? वैशाली। कहाँ पड़ता है? और शासक कौन थे? कालाशोक। अध्यक्ष का नाम था साबक मीर। क्या नाम था? अध्यक्ष का क्या नाम था? साबक मीर। पुराणों के अनुसार यह क्षत्रिय थे। पुराण के अनुसार बताइए कालाशोक क्या थे? क्षत्रिय। इस वंश के अंतिम शासक के नाम था नंदी वर्मन। क्या नाम था? जिसकी हत्या कर दिया महापद्म नंद। नंदी वर्मन की हत्या किसने किया? महापद्म नंद। शिशुनाग के स्थान पे आ गया नंद वंश। कौन सा वंश? याद कीजिए, हर्यक वंश। हर्यक वंश के अंतिम शासक के नाम था नागदशक। नाम था ना। नागदशक ने अपना सेनापति बनाया था शिशुनाग को। शिशुनाग ने नागदशक को मार दिया और हर्यक वंश को समाप्त कर दिया। एक नया वंश का स्थापना किया जिसका नाम था शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक के नाम था शिशुनाग। फिर अगला शासक आया शिशुनाग वंश में कालाशोक। कौन आया? कालाशोक। कालाशोक का अर्थ होता है किसी को दुख ना हो। किसी का दुख ना हो। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? साबक मीर। कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। ठीक है। फिर इसी में यानी शिशुनाग वंश के अंतिम शासक आए नंदी वर्मन। कौन आए? और नंदी वर्मन को हत्या किसने कर दिया? महापद्म नंद। किसने हत्या कर दिया? महापद्म नंद। महापद्म नंद ने हत्या करता है और शिशुनाग वंश का समाप्त करता है और एक अपना वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है नंद वंश। कौन सा वंश? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब नंद वंश के देखिए। नंद वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंद वंश 344 से 323 ईसा पूर्व तक चला था। इस वंश का सर्वाधिक महाशक्तिशाली संस्थापक थे महापद्म नंद। इसके समय में क्षेत्र विस्तार हुआ। इसके समय में क्या हो गया? क्षेत्र विस्तार हुआ। ठीक है। एक मगध जो था एकदम इतना बड़ा था। मगध इतना बड़ा था कि नहीं? नहीं था। इतना बड़ा मगध जो था इतना क्षेत्र था। महापद्म नंद ने क्या किया कि महापद ने ये कलिंग जीतने की, अब ये आगे नहीं गया, अब आगे जीतना बंद कर दिया। सोचा कि अब हम लोग आगे नहीं, अब इधर बहुत एरिया को जीता गया है, अब ये वाला एरिया को जीत लेते हैं। इन्होंने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कहाँ आक्रमण कर दिया? और कलिंग पर आक्रमण करने के बाद इन्होंने एक राज की उपाधि धारण किया। क्या जी का? और राजपूतों से ये बहुत नफरत करता था महापद्म नंद। ये आगम पीढ़ी में युद्ध में जब जाता था तो ये आगम पीढ़ी में राजपूतों को रखता था।
क्यों? ताकि अगर वार मतलब युद्ध, अगर युद्ध होगा तो सामने से आक्रमण करेगा तो कौन मरेंगे? राजपूत लोग मरेंगे। तो ये राजपूतों को विनाश करना चाहता था महापदम नंद। महापदम नंद राजपूतों को क्या करना चाहता था? विनाश। आगे आइए देखिए, इन्होंने राजपूतों को विनाश करके सर्व छत्रांतक, कौन सा उपाधि? सर्व छत्रांतक, यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला। सर्व छत्रांतक किसे बोलते हैं? क्षत्रियों को नाश करने वाला। क्षत्रिय किसको कहते हैं? जो युद्ध में लड़ता हो, समझ गए? जो युद्ध में लड़ता हो, जो सेना हो, उसी को पहले बोला जाता क्षत्रिय। क्या बोला जाता था? क्षत्रिय। तो क्षत्रियों का नाश करने वाला को बोला जाता सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण कर ली। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्व छत्रांतक की उपाधि किसने धारण किया था? कौन सा राजा थे जिन्होंने सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण किए थे? महापदम नंद। इस वंश की जाति नाई थी। कौन सा जाति के थी ये? नाई। नाई में नापित, समझ गए? महापदम नंद ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया और एकराट की उपाधि धारण किया था। कलिंग पर आक्रमण करने के बाद महापदम नंद ने कौन सा उपाधि धारण किया था? एकराट। कौन सा उपाधि? लेकिन पूरी तरह से कलिंग नहीं जीत पाया था। एक आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करके पूरा दम बर्बाद कर दिया था। छोटे छोटे भाइयों के, छोटे छोटे बच्चों के बड़ी मार मारा थी, समझ गए? एकदम बहुत समझिए कि नरसंहार। तो 261 ईसा पूर्व में बताएंगे अशोक के जब शासन काल आएगा तब। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर इसके बाद आएगा बिंदुसार। बिंदुसार के बेटा आएगा अशोक, उस समय आपको बताएंगे। नेक्स्ट, महापदम नंद के मंत्री का नाम था अमात्य राक्षस। क्या नाम था? अमात्य राक्षस। राक्षस नाम था इसको। महापदम नंद का मंत्री था जिसका क्या नाम था? अमात्य राक्षस। अमात्य राक्षस बहुत ही ज्ञानवान और विद्वान व्यक्ति था। ऐसा मत समझिए राक्षस के नाम देकर के सोचिए राक्षस कैसे, नहीं, ये बहुत ही होनहार था, ठीक है, और ये बहुत विद्वान व्यक्ति था। इस वंश का प्रथम शासक महापदम नंद थे। नंद वंश के प्रथम शासक के क्या नाम था? महापदम नंद। इस वंश के धन दौलत के बारे में वर्णन चीनी यात्री हेन सांग के द्वारा दी गई है। नंद वंश के धन दौलत के बारे में जानकारी चीनी यात्री हेन सांग के द्वारा दी गई है। इस वंश की राजधानी जो था वो पाटलिपुत्र था। बताइए नंद वंश में राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र। इस वंश के समय मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। यह कलिंग जीतकर पूरी तरह मगध में नहीं मिला पाया। महापदम नंद का बेटा का नाम था धनानंद। हालांकि महापदम नंद के बेटा सिर्फ एक ही नहीं थे, 8 बेटे थे, जिनमें से 7 भाइयों को बोला गया कि आप एक छोटा सा एक एरिया जिसका नाम है पिपली वन, पिपली वन को ये जीत नहीं पाता था। पिपली वन, ठीक है, हेड राइटिंग देख करके बड़ा किएगा नहीं, ठीक है। हम बता दे रहे हैं महापदम नंद के बेटे का नाम था धनानंद। 8 बेटा में से 7 बेटा को बोला गया। पिपली वन के राजा का नाम था चंद्रवर्धन और चंद्रवर्धन की पत्नी का नाम था मूरा, जिसको सतरानी के भी नाम से जानते हैं। और चंद्रवर्धन के बेटा का ही नाम था चंद्रगुप्त। अरे मौर्य नहीं, मौर्य वंश आगे, ठीक है, अभी चंद्रगुप्त सिर्फ बोलिए। तो पिपली वन के राजा चंद्रवर्धन, तो यहाँ पर ये आक्रमण नहीं कर, जब आक्रमण करता महापदम नंद हार जाता। और ये महापदम नंद सोचता कि भाई मैं पिपली वन को जीत काहे नहीं पा रहा हूँ, इतना बड़ा इलाका को मैं जीत लिया हूँ, मैं सब शक्तिशाली, केंद्रीय शासन इसी समय व्यवस्था था, तो ये पिपली वन को जीत नहीं पा रहा। तो 7 भाइयों ये धनानंद को जब बताया तो धनानंद ने पिपली वन के ऊपर आक्रमण कर दिया। वो भी धोखे से आक्रमण किया, गिफ्ट देकर के, जिसमें सैनिक भरे हुए थे, और इस पे पिपली वन पे हमला बोलता है और पिपली वन को ही जीत लेता है। कौन? धनानंद। उस समय फिर योग शासक ये गिने जाते हैं। कौन? धनानंद। यानी महापदम नंद के बाद अगला शासक कौन आएगा? धनानंद। और ये धनानंद ससुरा अपने बाप को मार देता है, महापदम नंद को, समझ गए। अगर बाप बीमार था, गला लगाया और चाप दिया, कस के चाप दिया 3 से 4 और बेचारा मर गया। क्या हो गया? मर गया। किसी भाई की हिम्मत भी नहीं हुआ कि हम शासन करने के लिए हिस्सा मांगे, नहीं, समझ गए। धनानंद ये योग शासक थे, योग शासक, समझते हैं, शक्तिशाली शासक थे। आगे बात करते हैं। इस वंश का अगला शासक धनानंद,
महापद्मनंद के बाद कौन आ जाएगा? धनानंद। यह बहुत ही क्रूर शासक था। कैसा शासक था? क्रूर, एकदम निरंकुश। निरंकुश का मतलब किसी का ना सुने, सिर्फ अपन बात सुने। एक नंबर के शराबी था ये, पी करके मगन होता था, खूब नाश्ता गाता था, समझ गए? नचनियन के साथ खूब नाचते रहता था, पाँव समझते हैं, पाँव काट देता था। ये बहुत ही क्रूर शासक था। जनता पर अत्याचार, जब भी पैसा की कमी होती तभी ये टैक्स बढ़ा देता। धनानंद पैसा कम गया, टैक्स बढ़ाया जाए, जनता में टैक्स बढ़ाया जाए और पैसा हमें लाकर दिया जाए। इसके सैनिक एवं इसके मंत्री भी जनता पर जाकर क्या करता? अत्याचार। राजा तो अत्याचार करता भी, मंत्री भी जाकर के अत्याचार करता, सैनिक भी जाकर के अत्याचार करता। तो आदेश का पालन तो करना पड़ेगा ना। सैनिक का काम क्या है? राजा का बात मानना। नहीं मानेगा तो राजा उसको मार देगा, है कि नहीं? नेक्स्ट, यह जनता को दंड बहुत ही दर्दनाक देता था। यह बाल काटते समय पूरा चमड़ा सहित उखाड़ देता था। नापित था ना, तो बाल छीलने का ये इसके पास ये शौक था, ये बाल छीलता था। किसी को नॉर्मल दंड देना तो बाल छील देता था, समझ गए? और इसी में क्या करता, थोड़ा सा बचता था ना, ये बाल पूरा कबाड़ देता, चमड़ी सहित थे। सोचिए कितना क्रूर शासक हो गई है। इसने कलिंग में नहर का निर्माण का कार्य किया था। इस वंश का सबसे लालची एवं धन संग्रही शासक में धनानंद को गिना जाता है। लालच भी था और धन संग्रही शासक भी था। ये धन को भी छुपा के रखता था। धन को कहाँ रखता था? छुपा करके, और किसी को पता ना चले। इसका धन कोई अगर लूटा है तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन लूटे थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अब आइए, जब सिकंदर भारत पे आक्रमण करता है, चलिए देखते हैं कि आक्रमण कैसे करता है। ठीक है, देखिए मगध इतना बड़ा हो गया था ना। अब क्या हुआ, सिकंदर जो था, सिकंदर इधर एंट्री कर चुका था, समझ गए? गंधार पहुंच चुका था सिकंदर अपना सेना लेकर के। और पंजाब के राजा पोरस, बहुत बहादुरी से युद्ध किए, तब जाकर के यहां से ये गंधार के एक राजा का नाम था अंबिक राज। क्या नाम था? अंबिक राज ने सिकंदर का स्वाधीनता स्वीकार कर लिया। युद्ध लड़ने की जगह उसी का अधीन हो गया ये, और बोला क्या कि सिकंदर आप जैसे महाराज आप हमारे दरबार में आइए, स्वागत है। बताइए, युद्ध करना चाहिए, ये क्या हुआ? स्वागत करने के लिए तैयार हो गया। जिसके कारण पोरस ने कहा कि भैया तुम तो स्वागत कर दिया, ठीक है, मातृभूमि के चलते मैं अपने देश के प्रति कभी भी गद्दार नहीं बनूंगा, मैं युद्ध लड़ूंगा। तो इन्होंने युद्ध लड़ा सिकंदर से, समझ गए? और यहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय गंधार में था, यहाँ के आचार्य थे जिसका नाम था आचार्य चाणक्य। क्या नाम था? आचार्य चाणक्य भागे भागे आए मगध के शासक धनानंद के पास। किसके पास आए? और धनानंद के पास ये बताने आए कि सुनिए, सिकंदर अपना सेना लेकर के गंधार पर एंट्री कर गया है। अंबिक राज ने ये सिकंदर का क्या कर लिया है? स्वाधीनता स्वीकार कर लिया है। आप ऐसा काम कीजिए कि आप सेना लेकर के जाइए और सिकंदर को रोकिए, नहीं तो मगध को भी ये अपने कब्जा में कर लेगा। धनानंद ने ये ब्राह्मण को क्या किया? चोटी पकड़ के और फेंक दिया उठा के, समझ गए? कौन? धनानंद। तब जाकर के ये चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य को बहुत भारी बेइज्जती होता है। क्या था? बहुत भारी बेइज्जती, जिसके कारण आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं समझिएगा जरा। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया उस समय नंद वंश का अंतिम शासक के नाम था धनानंद। सिकंदर ने गंधार पर आक्रमण कर दिया और गंधार नरेश अंबिक ने सिकंदर का स्वाधीनता स्वीकार कर लिया, जबकि पंजाब के राजा पोरस ने बहुत बहादुरी से युद्ध लड़े लेकिन हार गए। तक्षशिला विश्वविद्यालय के चाणक्य ने भागे भागे आए धनानंद के दरबार में और सिकंदर के बारे में बताए, लेकिन शराबी धनानंद ने चाणक्य को बात नहीं माना और दरबार में उठाकर फेंकवा दिया और घोर बेइज्जती चाणक्य को किया। चाणक्य क्या किया? घोर बेइज्जती, जिसके कारण चाणक्य ने शपथ लिया कि जिस शिखा को तूने आज अपमान किया, शिखा नहीं समझते? चोटी, वो चोटी वो रख लेते हैं, समझे? ब्राह्मण जी चोटी रखते हैं और वो बहान के रखते हैं नीचे, उसी को बोला जाता शिखा। तो जिस शिखा
का तूने आज अपमान किया है। मैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य उसी शिखा की शपथ लेता हूं। तेरे नंद वंश का समूह नाश कर दूंगा धनानंद, और तुझे इस सिंहासन से उखाड़ कर एक योग शासक को बैठाऊंगा। जब तक मैं अपनी यह प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर लेता तब तक अपनी ये शिखा बांधूंगा नहीं। समझ में आया? तो सोचिए, विश्व विजेता सिकंदर ने भारत पर आक्रमण के समय सम्राट धनानंद के विशालतम सेना देखकर के हौसले परास्त हो गए। सिकंदर भी लौट के चला जाता। सिकंदर के सेना लगातार लड़ते आ रहा था, उधर से कई सालों से लड़ते आ रहा था, समझ गए। तो वो लगातार लड़ने के कारण, जिसके कारण क्या हुआ, किसी का तत्काल ब्याह हुआ, बेचारा का पत्नी घर आ गया, ये बेचारा युद्ध में अभी तक इधर ही है, समझ गए। बहुत लंबा युद्ध लड़ते आ रहा था भारत तक, समझ गए, जिसके कारण लगातार युद्ध के कारण इसका सेना भी थक गया था। और सामने जो था ना सिकंदर धनानंद, इसके पास बहुत बड़ा विशालतम सेना था और अपने सेना में हाथी भी रखे हुए। हौसला परास्त हो गया। इतनी विशालतम शक्ति के सामने सिकंदर जैसे महान विश्व विजेता भी नतमस्त होकर वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझी। सिकंदर ने भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य अव्यवस्था और अशांति फैल गई। प्रजा धनानंद अत्याचार से ग्रस्त थे। प्रजा जो थे से वो किसके अत्याचार से ग्रस्त थे? धनानंद के अत्याचार से। पूरे राज्य में अराजकता फैली हुई थी। ये इतना अत्याचार ही करता, समझ गए। इसने अपने दरबार में चाणक्य को अपमान करके निकाल दिया, जिस कारण चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से मगध में फैली अराजकता विस्फोटक स्थिति का लाभ उठाकर धनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। धनानंद की हत्या करने का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद अपनी बहन दूधरा से बहुत प्रेम करता था।